हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में आधुनिक भारतीय इतिहास की हम बात कर रहे थे। भैया हमने अंग्रेजों को भारत में सेटल करवा दिया है ना। सेटल कराने के बाद उनकी नीतियों पे भी डिस्कस कर लिया। अब इन नीतियों के कारण जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है और गुस्से में भी आ चुका है। इस गुस्से के कारण बहुत सारे विद्रोह हुए, जिसकी बात हमने लास्ट वीडियो पे कर ली थी, अलग अलग विद्रोहों के माध्यम से, जिसमें नागरिक विद्रोह थे, किसान विद्रोह थे, आदिवासी विद्रोह थे, धार्मिक विद्रोह थे। बात है अब जिसकी हम करने वाले वो तो छोटे छोटे लेवल के विद्रोह थे। भारत का पहला पहला सबसे बड़ा संगठित विद्रोह जिसको कहा जा रहा है उसकी बात हम करेंगे यहां इस वीडियो में, जिसका नाम है 1857 का विद्रोह। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 1857 का ये जो विद्रोह हो रहा था, क्या हो रहा था, विद्रोह कैसे हो रहा था, क्यों हुआ, सारी चीजों पे हमें यहाँ पे डिस्कस कर लेना है। तो यार अगर बात करें, कलर चेंज कर लूं नहीं तो दिखेगा नहीं। यहाँ पे अपन शांति शांति है, नीला नीला कलर ले लेते हैं, लार्ज में भी नीला नीला ले लेते हैं। चलो अभी देखो भैया, ये पूरा का पूरा भारत है हमारा, है ना। सो इस भारत में, अच्छा उस समय तो ये भी हुआ कर रहा था, ठीक है। सो ये भारत में जो ये क्षेत्र छोड़ दो तो ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ से ये इतना, ये पूरा क्षेत्र है। चलो नहीं, इन लोगों ने भाग नहीं लिया था ये वाला क्षेत्र। तो ये बेसिक क्षेत्र रहा है जहाँ पे ये क्रांति होने वाली है 1857 की। क्या 1857 की क्रांति। सो 1857 की ये जो क्रांति है क्यों होने वाली है, क्या क्या कारण है, इसमें हमने देखो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अलग अलग विद्रोह जो छोटे छोटे लेवल के थे, हालांकि उनने भी अंग्रेजों को परेशान किया था, लेकिन फाइनली अंग्रेजों ने उनको दबा दिया था। कौन कौन से विद्रोह देख लिए थे, एक तो हमने देखा था नागरिक विद्रोह, है ना। नागरिक के अलावा हमने कृषक विद्रोह या किसान विद्रोह देख लिए थे, है ना। फिर जनजातीय विद्रोह भी देख लिए थे, ठीक है, जनजातीय विद्रोह। इसके अलावा कुछ धार्मिक रूप के जो विद्रोह हुआ कर रहे थे वो भी देख लिए थे। ये सारे के सारे विद्रोह जो है ये क्या है कि ये किसी प्रमुख स्थान पे हो रहे थे, एक जगह को केंद्रित होकर अंग्रेजों के खिलाफ किए जा रहे थे। और इन जो विद्रोह हुए हैं इनके कारणों पे भी हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे इनके कारण थे, चाहे वो राजनैतिक कारण ले लें हम, राजनैतिक के अलावा चाहे वो सामाजिक कारण ले लें, सामाजिक के अलावा आर्थिक कारण भी थे, है ना। और कुछ धार्मिक कारण ऐसे थे कि भैया धार्मिक रूप से ही अंग्रेज परेशान कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के, ठीक है। सो ये सब कारण थे। अब यहाँ इस वीडियो बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ी क्रांति है भारत की, 1857 की क्रांति। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, याद रखना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना। ये किसने कहा है इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, है ना। सो बीडी विनायक दामोदर सावरकर का नाम आपने सुना होगा, सावरकर, है ना। सो विनायक दामोदर सावरकर, इन्होंने इस 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। हालांकि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं इस क्रांति या आंदोलन या विद्रोह के पीछे, तो हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज तो होते हैं कारण। क्या है भैया, यहाँ पे हम देखेंगे इस 1857 की जो क्रांति है, ठीक है। सो 1857 की क्रांति को हम पढ़ेंगे तीन भागों में। सबसे पहले देखेंगे कि वो क्या क्या कारण थे, ठीक है। कारण देखेंगे, उन सभी कारणों पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जितने भी कारण होने वाले। कारणों के बाद हमने देखा कि भैया यहाँ पे परिणाम क्या निकला, क्या निकला परिणाम। ये जो क्रांति हुई इस परिणाम में जीते या हारे, जीते तो, हारे तो, या हार गए तो क्या कारण थे, जीत सकते थे तो क्या कारण थे। और उसके बाद इस क्रांति के क्या क्या प्रभाव जो हैं वो पड़े, तो उस पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी, तीन भागों में सारी चीजों को हम देखेंगे। प्रमुख प्रमुख जो लोग हैं जिनने इसमें पार्टिसिपेट किया है उन पर भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज जो है कारण, ये हमें देखना है। परिणाम हम समझ ही लेंगे, हमें पता भी है हालांकि,
ठीक है, और तीसरे प्रभावों की हम बात यहाँ करेंगे। तो कारणों में सबसे पहली चीज, जैसे कारण होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं अलग अलग लोगों के लिए, तो हम बात करेंगे सारे कारणों की। एक तो भैया राजनीतिक कारण यहाँ पे चल रहे थे, राजनीतिक के अलावा सामाजिक कारण भी चल रहे थे, सामाजिक के अलावा धार्मिक कारण थे, धार्मिक के साथ साथ यहां पे आर्थिक कारण भी थे, पैसे के, है ना। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, और क्या हो सकते हैं? तो और भी अलग अलग प्रकार के कारण थे, लेकिन एक प्रमुख कारण था तात्कालिक कारण। ठीक है, सो ये सभी कारण जो हैं यहाँ पे प्रमुख भूमिका निभाते हैं 1857 की क्रांति के। इन कारणों के बाद हम डिस्कस करेंगे, फिर परिणाम देखेंगे और प्रभाव देखेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? स्टार्ट कर लेते हैं, चले। तो भैया 1857 की जो क्रांति है 1857 का जो विद्रोह है, ये भारतीय विद्रोह, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका ही शासन चल रहा था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन था। व्यापक आंदोलन, व्यापक विद्रोह इसको कह सकते हैं, लेकिन फाइनली ये जो है सफल हो नहीं पाया, इसलिए इसको असफल विद्रोह कहा जाता है। लेकिन इन सभी विद्रोह में सबसे बड़ा विद्रोह जो है वो यही माना जाता है, और जो क्या किया, ब्रिटिश राज जो चल रहा था उससे एक संप्रभु शक्ति के रूप में यहां पे कार्य निष्पादन हो जाता है। चलिए देखते हैं विद्रोह जो है यहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, है ना, संगठित रूप से प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति हुआ कर रही थी ये, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में यह जो विद्रोह है शुरू हो जाता है। लेकिन जनता की भागीदारी यहाँ पे प्रमुख भूमिका निभाती है, और इस विद्रोह को अलग अलग नाम दिए गए हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा। जैसे बात करें तो जितने भी अंग्रेज विद्वान हैं वो सभी सिपाही विद्रोह इसको कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ भारतीय विद्रोह कहते हैं, महान विद्रोह कहते हैं, कौन? भारतीय इतिहासकार, ठीक है। 1857 का विद्रोह, भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध जो है वो बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने इसको कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार अलग अलग, ठीक है। अब सभी लोग जो हैं वो अपने अपने मत रखते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अंग्रेज लोग हैं तो वो भारत को ही नीचा दिखाएंगे, ठीक है, और भारतीय लोग हैं वो अंग्रेजों को नीचा दिखाएंगे। तो सारे इतिहासकार विद्वान जो हैं वो अपने पक्ष को पूरित करते हैं एक प्रकार से। चलिए कारणों की बात करें तो सबसे पहले राजनीतिक कारणों की अगर हम बात करें, सो राजनीति कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो नीतियां हैं जिसमें हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है, सो उसमें हमें पता है कि भैया ये साम्राज्यवादी नीति जो है अंग्रेज अपना रहे थे, अपने साम्राज्य को बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। तो इसके कारण यह प्रमुख राजनीतिक कारण हो जाता है। क्यों? क्योंकि विस्तारवादी नीति के कारण जो आप राज्यों को हड़प रहे थे, हड़प का सिद्धांत भी एक प्रमुख कारण है यहाँ पे, तो उसके कारण जो राजे महाराजे हैं जिनका शासन आपने छीन लिया था, तो वो भैया गुस्सा हो रहे थे आपसे, है ना। और जनता भी भैया आपको तो चाहती थी नहीं, क्योंकि आप तो विदेशी व्यक्ति हो ना जनता के लिए, तो विदेशी लोगों को कौन चाहेगी? जनता नहीं चाहेगी। तो वो भी अपने राजाओं के समर्थन में यहाँ पे आप समर्थन कर रहे थे राजाओं का, ठीक है। सो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, साथ ही साथ यहाँ पे प्रमुख रूप से व्यपगत का सिद्धांत, जिसपे हम डिस्कस कर चुके हैं लॉर्ड डलहौजी के, है ना। सो व्यपगत के सिद्धांत ने यहाँ पे प्रमुख भूमिका निभाई। बहुत बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया, जिससे उनमें क्या है, उनमें गुस्सा आ गया। साथ ही साथ सत्तारूढ़ परिवार जो अभी सत्ता कर रहे हैं, छोटे मोटे राज्य रजवाड़े, उनमें भी डर आ गया कि भैया बाकी लोगों को हटा दिया, हमारा क्या होगा। सो ये एक डर है, और डर के कारण आदमी लड़ना चालू कर देता है ना। तो वही चीज है। रानी लक्ष्मीबाई का केस आपको पता ही होगा भैया, रानी लक्ष्मीबाई, है ना, चमक उठी सन 57 की, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनके जो बेटे होते हैं दत्तक पुत्र, उनको क्या है, झांसी के सिंहासन पर नहीं बैठने दिया जाता है। बेसिकली इसी कारण से रानी लक्ष्मीबाई क्षुब्ध हो जाती हैं और गुस्से में आके वो विद्रोह में पार्टिसिपेट कर लेती है। डलहौजी का ये सिद्धांत हुआ करता था जिसको व्यपगत का सिद्धांत कहते हैं, और यहाँ पे उसने सबसे पहले सतारा, संबलपुर, जैतपुर, है ना, और लास्ट में नागपुर, जिसमें झांसी भी बीच में आ गया था, सो इन रियासतों को अधिकार में ले लिया था, है ना।
1848 में ये और 1853-54 में नागपुर। तो शुरू से एंड तक पहली सतारा थी, आखिरी नागपुर थी, बीच में झांसी को भी इन्होंने क्या कर लिया था, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर भी यहाँ पे हड़प लिए गए थे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को जबरदस्ती में क्या किया था, हमने बात की थी, अवध को इन्होंने क्या कर दिया था, कुशासन का आरोप लगा दिया था अवध के नवाब पे कि भैया ये शासन ढंग से नहीं कर रहे हैं, और अवध को जबरदस्ती मिला लिया था। तो इससे भी यार जनता गुस्सा में आ गई। ठीक है, सो अभिजात वर्ग जो थे, इनके हजारों लोग, बड़े बड़े अधिकारी, अनुचर, सैनिक, ये सभी लोग क्या है, जब राजा महाराजाओं के लिए इतने सारे लोग लगते थे, अब राजा महाराजा ही नहीं रहे तो इन सब बेरोजगार हो गए, इनके पास जॉब बची नहीं, तो ये भी गुस्से में आ गए, ऑब्वियस सी बात है। और इसने एक वफादार राज्य अवध को क्या कर दिया, अवध को भी गुस्से में ला दिया कि भैया हम तो आपके अधीन थे ही पहले से, अब आपने तो हमारा राज्य ही हड़प लिया, तो इसको भी गुस्से में ला दिया। तो बस अब यहीं पे कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो गए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी की बात हमने करी थी, यही वो व्यक्ति हैं, ये देख लो अच्छे से चेहरा, हालांकि देखने से होना कुछ नहीं है, नहीं ये एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो व्यपगत के सिद्धांत 1840 के दशक के अंत में डलहौजी जो है 1848 के आसपास ये भैया भारत में गवर्नर जनरल बन के आते हैं। ठीक है, सो पहली बार व्यपगत का सिद्धांत इन्होंने बताया था, और इन्होंने क्या बोला कि किसी भी शासक भारत में उनके निसंतान संतान अगर नहीं है तो उसे अपने उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार अब नहीं है। शासक की मृत्यु हो जाने के बाद सत्ता सीधा क्या होगी, त्याग देंगे वहां के लोग, और शासन कौन कर लेगा, अंग्रेज वहां पे शासन कर लेंगे। सो इन समस्याओं ने जो ब्राह्मणों का दबदबा चल रहा था, ऑब्वियस सी बात है भैया, गोद लेते थे और सारी चीजें तो ब्राह्मण ही सारी चीजें ये प्रक्रियाएं करवाते थे, तो उनकी जो व्यवस्थाएं चल रही थी उसको तो भैया खंडित कर दिया, और खंडित कर दिया तो गुस्सा आएगी, ऑब्वियस सी बात है। सो असंतोष को यहाँ पे शामिल किया गया, और कई लोग यहाँ पे राजस्व के लिए भी क्या कर रहे थे, यहाँ पे उनको नहीं मिल पा रहा था, राजस्व प्राप्ति चाह रहे थे, वो भी अधिकार नहीं मिल पा रहा था। सो बहुत सारे अधिकार जब खो दिए तो लोगों में गुस्सा आ जाएगा। राजनीतिक कारण ये है। सामाजिक कारण की बात करें, साथ ही साथ धार्मिक कारणों की हम यहाँ पे बात करें, तो सामाजिक रूप से जो है अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ पे अमानसिक व्यवहार लोगों पे करना चालू कर दिया। अमानसिक व्यवहार का मतलब यह है कि भैया लोगों में दया दृष्टि नहीं दिखा के आपने उनको और ज्यादा क्रूर तरीके से दमनकारी नीतियां अपनाई, तो लोग बहुत गुस्सा हो गए। तेजी से जो सभ्यता थी, अंग्रेज तो पश्चिमी सभ्यता के लोग थे, तो पश्चिमी सभ्यता फैलना चालू हो गई। सो एक बड़ा वर्ग जो था, अभिजात वर्ग, समझदार वर्ग, वो भैया गुस्से में आ गया कि यार कैसे ये लोग आ गए हैं, इनकी सभ्यता चल रही है, हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी, तो गुस्से में आ गए। इनका रहन सहन जो था, अंग्रेजों का व्यवहार था, उद्योग, आविष्कार इत्यादि चीजें जो थी, वो क्या है, भारतीय जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनसे अलग थी, और इसके कारण सामाजिक रूप से लोग बागों में रोष उत्पन्न हो रहा था। 1850 में एक अधिनियम लाया गया जिसमें बोला गया कि जो हिंदू कानून है उनको बदल दिया जाएगा। फाइनली उसको बदल दिया गया। तो भैया ऐसी कंडीशन में तो यार अब हिंदू प्रमुख धर्म था उस समय, ज्यादा जनता हिंदू धर्म को मानी थी, उसके बाद इस्लाम धर्म के लोग थे, तो भैया ये प्रमुख धर्म जो है, इसके बाद ईसाइयत आ रही है, मतलब ईसाई धर्म के लोग अंग्रेज जो हैं, और वही अब दबदबा बनाना चाह रहे हैं, तो बाकी जो प्रमुख धर्म है भैया वो तो गुस्से में आएंगे ही ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति करेगी, और जो उनको वंशानुगत अधिकार प्राप्त है वो भी संपत्ति वगैरह सब मिलेगी। धर्म का अनुपालन करने वाले को सभी प्रकार से जो है जैसे अंग्रेजों के अंदर आप काम कर रहे हो और भारतीय धर्म के व्यक्ति हो, तो उसको क्या है कि भैया निचली निगाह से, मतलब गंदी निगाह से एक प्रकार से देखते थे, उनकी इज्जत करी नहीं जाती थी और उनको परेशान भी किया जाता था। तो यार क्या किया जाएगा इससे क्या है कि लोगों को यह संदेह होने लग गया कि अंग्रेज क्या करेंगे, भारतीयों को ईसाई बदलने के लिए, ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की योजना बना रहे हैं। तो अब लोग बाग और भड़कना चालू हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। कुछ सामाजिक कार्य इनने किए, जैसे सती प्रथा को इनने बंद करवा दिया। 1829 में विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन राय, इनका भी सहयोग रहा था, तो इन्होंने सती प्रथा, जो बहुत पुरानी मान्यता चल रही थी भारतीय रिवाजों के अंतर्गत, मतलब हिंदू रिवाजों के अंतर्गत, तो ऐसी कंडीशन में सती प्रथा को जब बैन कर दिया, तो भैया जो धार्मिक लोग हैं हिंदू धर्म के, वो गुस्सा में आ गए कि यार ये सती प्रथा तो हमारा बहुत पुराना कार्य है जो चलता आ रहा, आप कैसे बंद करा सकते हैं। इसके अलावा भ्रूण हत्या जो करी जाती थी, क्योंकि बच्चों के लिए समस्या ये था कि महिलाएं, मतलब बच्चियां हो रही हैं तो उनको वहीं मार दो, पेट में ही मार दो, और बाकी सारी चीजें ऐसी थी। तो भ्रूण हत्या हो रही थी कन्याओं की, उसको बंद कर दिया। इसके अलावा और भी, जैसे विधवा हो जाती है तो उनके विवाह होते नहीं थे, तो विधवाओं के पुनर्विवाह करवाने लग गए, ठीक है, और जो बाल विवाह हुआ करते थे वो बंद कराने लग गए। तो ऐसी ऐसी प्रथाओं के कारण जो सामाजिक रूप से कुरीतियां थी, अंग्रेजों को ये लग रहा था ये तो गलत है, और भारतीयों में ये चली आ रही थी प्रथाएं। तो भैया इन प्रथाओं के चलते भी आक्रोश बढ़ता चला जा रहा था।
शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की नीति जो है अंग्रेजी तरीके की स्टार्ट कर दी थी, है ना, हिंदुओं के साथ यहाँ पे इस्लाम धर्म के जो रूढ़िवादी लोग हुआ कर रहे थे, ये लोग भी अब शिक्षा के पाश्चात्यकरण के कारण, मतलब अंग्रेजी शिक्षा के कारण है, अब इनके धर्म की जो संस्कृति थी, चाहे वो उर्दू अरबी भाषा हो, चाहे वो हिंदू संस्कृत भाषा हो, इन सबको बंद करके अंग्रेजी भाषा अब स्टार्ट करवा रहे थे। तो भैया दोनों लोग इकट्ठे होके इनके खिलाफ लड़ने का सोचने लगे। यहाँ इन्होंने नई नई चीजें स्टार्ट करी, रेलवे बढ़ा दिया, टेलीग्राफ बढ़ा दिया। तो ये सारी चीजों से क्या है कि भारतीय लोगों को लगा संदेह कि यार ये कुछ तो तूफानी करने वाले हैं। तो ये सारे कारण पड़े हैं कि जिनके कारण क्या है, धार्मिक और सामाजिक चीजें जो है कारण के रूप में उभर कर आई है। आर्थिक कारणों की अगर हम बात करें तो आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड, ऑब्वियस सी बात है भैया कि यहाँ किसान, जमींदार, ये तो एक वर्ग है ही, यहाँ पे भूमि पर क्या है, लगान ज्यादा लगा देते थे, है ना। अब लगान लगा दी ज्यादा तो गरीब लोग जो किसान है वो पैसे नहीं दे पा रहे, कर नहीं चुका पा रहे हैं, तो भैया क्या है कि उस पर जबरदस्ती आप उनके मतलब क्रूरता पूर्वक क्या कर रहे हो, आप दमनकारी नीतियों के द्वारा उनसे टैक्स वसूल कर रहे हो। तो भैया ये भी एक समस्या का विषय है। जो लोग हैं वो महाजनों से टैक्स लिया करते थे, मतलब टैक्स इन द सेंस कर्ज लिया करते थे, सॉरी, तो कर्जा ले लिया। अब कर्जा भैया ऊंची दामों पे मिलता था उन्हें ब्याज के दर पे, अब वो चुका नहीं पा रहे हैं, सो वो भी परेशान। अच्छा, लोगों को लगता था कि ये महाजन भी अंग्रेजों की नीतियों का पालन कर रहे हैं, ठीक है, सो इनकी जमीन भी चली जाती थी, सारी चीजें चली जाती थी। सिपाहियों की अगर हम बात करें तो सिपाही जो है वो भी किसान वर्ग के ही थे यार, है ना। सो किसान वर्ग से थे तो अपने परिवार हो गए, गांव हो गए, इनको छोड़कर जब वो आए थे यहाँ पे, सो भी यहाँ किसानों का गुस्सा जो है जल्दी ही सिपाहियों में फैल जाता है। क्योंकि यार देखो, आप सिपाही तो भारतीय मतलब ब्रिटिश सेना में आप सैनिक हैं, लेकिन आपके परिवार के लोग तो किसान ही हैं, तो वहाँ टैक्स बढ़ रहा है, सब चीज़ें बढ़ रही है, तो वो बातें जब घर पे होंगी, घर की बातें आप सुनोगे तो गुस्सा तो आएगी यार कि यार ये अंग्रेज कर रहे हैं। और फिर ऐसा लगता था, घर वाले और घर आते थे कि लो तुम तो और उन अंग्रेजों का काम कर रहे हो, उनके लिए काम कर रहे हो, और वो इधर ऐसा करते चले जा, तो इन लोगों को भी गुस्सा आती थी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं फैलता चला गया। और इंग्लैंड में एक कारण था औद्योगिक क्रांति, उद्योग धंधे इंग्लैंड में बढ़ते चले जा रहे थे, सो उसके कारण जो वहाँ पे जो वस्तुएं बनाई जा रही थी, उत्पाद, उनके लिए क्या है कि भैया भारत में ही लाया जा रहा था उत्पाद, तो हमारे यहाँ के जो उद्योग धंधे वो खत्म हो गए, तो बेचारे दस्तकार और जो जो लोग हैं छोटे मोटे लेवल के, वो भैया वो भी अब बेरोजगारी की अवस्था में आ गए, तो ये भी रुष्ट हो गए। क्या कर सकते हैं, भारतीय हस्तकला उद्योग जो है ये बिल्कुल पूरी तरह तबाह कर दिया अंग्रेजों ने, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में तो अब यार हर प्रकार के लोग जो हैं वो परेशान है। सैन्य कारणों की बात करें, सैनिक जो लोग हैं वो तो भैया सामाजिक चीजों से, रीति रिवाजों से और बाकी चीजों से, घर वालों से सुन के, किसानों की आर्थिक तंगी को लेके अपने परिवार के कारण तो रुष्ट थे ही। सैनिकों में भी क्या हो रहा था कि भैया देखो यार, भारत में जो सेना थी अंग्रेजों की, तो उसमें लगभग 87% लोग जो थे भारतीय सैनिक थे इनकी सेना में। कितने? 87%। लेकिन ऊंचे पद पे एक भी भारतीय हुआ नहीं करता था, है ना। दूसरी चीज ये था कि यार इन सबको ऐसा दबाया जाता था, बिल्कुल नीच निगाहों से देखा जाता था, है ना। तो इज्जत है नहीं यार, क्या कर रहे हैं। और यहां भी आपके लिए वो लड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं, और आप युद्ध के अलावा भाई इनकी मान्यताओं को मान नहीं रहे हो। जैसे बर्मा का युद्ध हुआ 1824-26 वाला, तो बर्मा जाना था, उसके लिए समुद्र पार करके जाना था। अब हिंदू मान्यताएं जो हैं, धार्मिक मान्यताएं, उनके हिसाब से क्या है कि भैया समुद्र पार करना नहीं था, तो विद्रोह हो गया, तो इनको निकाल दिया, उनको आपने साथ ही साथ उनको फिर बाद में कारागार में डाल दिया, सजाएं दी। तो ये एक कारण हो गया, मान्यताएं आप मान नहीं रहे हो, है ना। और पगड़ी अगड़ी और बाकी की चीजें जो है वो नहीं रखने दे रहे हो आप सेना में, वो इन सारी चीजों के कारण क्या है कि भाई जो भारतीय सिपाही हैं वो गुस्से में आ गए। साथ ही साथ यहाँ पे जो है यूरोपीय सिपाही से कम इनका वेतन हुआ करता था, ठीक है। दूर दूर क्षेत्रों में इनको काम करना पड़ता था, ठीक है। 1856 में लॉर्ड कैनिंग जो है वायसराय हुआ कर रहे थे, उन्होंने एक कानून जारी कर दिया। इसमें कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो उसको जरूरत पड़ने पर क्या है, समुद्र के पार भी जाना पड़ेगा। तो अब यार ये तो मान्यताएं जो है हमारी खराब कर रहे हो आप। सो सैनिकों में गुस्सा आ गया, ठीक है भैया। अब लॉर्ड कैनिंग की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग यही है, चार्ल्स जॉन कैनिंग इनका नाम है। 1857 की क्रांति के समय यही भैया क्या है, भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। सीधा सीधा क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। 1858 में जब भारत शासन अधिनियम लाया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म किया गया और नया पद वायसराय बनाया गया। जब गवर्नर जनरल का पद हटा दिया तो यही महोदय पहले वायसराय भी बने, ठीक है। साथ ही साथ जो है अलग अलग घटनाओं की बात करें तो
इन्होंने ही भैया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1859 में पारित किया। भारत शासन अधिनियम जो है 1858 वाला लेके आए, है ना। रानी विक्टोरिया की घोषणा करी गई यहाँ पे साम्राज्य की। उच्च न्यायालय का अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861 भी इन्हीं के समय में लाया गया। इनका शासनकाल 56 से 62 का रहा है। ये महोदय देख पा रहे हो आप चेहरा में, ठीक है। सो यही है कहने, और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय कौन था भारत का गवर्नर जनरल, वायसराय, या उस समय कौन हेड था भारत में अंग्रेजों का। तो यही भैया थे, ठीक है, समझ पा रहे। चलिए अब हुआ क्या, हमने सैनिक कारण तो देख लिए, है ना, धार्मिक आर्थिक कारण भी देख लिया, है ना। तत्कालीन कारण पे हम डिस्कस करेंगे। 1857 के विद्रोह को इन्होंने दबा दिया था सफलतापूर्वक। भारत परिषद अधिनियम 1861 इन्होंने पारित किया। इसमें भारत में पोर्टफोलियो की प्रणाली की शुरुआत कर दी गई। व्यापकता का सिद्धांत जो है वो खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसी के कारण लड़ाई हुई थी, ठीक है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता ये भैया इन्होंने स्टार्ट कराई। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है ये भी यहीं लाए गए, और भारतीय दंड संहिता जो है ये जो अभी तक चल रही है आईपीसी तो ये सारी की सारी चीजें जो है सीआरपीसी, आईपीसी, है ना, ये सब इनके समय काल की ही चीजें हैं। किसकी? लॉर्ड कैनिंग की। तो याद रखने का तत्कालीन कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूरी की पूरी शुरुआत हो जाती है, ठीक है भैया। क्या हुआ कि कहानी में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। सैनिक तो परेशान है, ऑब्वियस ही बात है। अब बात है 1856 की, साल भर पहले की। 1856 के दिसंबर में क्या होता है भैया, 25 तारीख पड़ती है और वो कहलाता है क्रिसमस, ठंडियों की छुट्टी होती है ना। सो 1856 में कोशिश करी गई कि सेना को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? अपग्रेड कर दिया जाए। किससे? औजारों से, अस्त्र शस्त्रों से, ठीक है। सो अभी तक औजारों में क्या है, इनके पास बंदूकें हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? बंदूक, ठीक है। सो वो बंदूक हुआ करती थी जिसको बोलते थे, क्या बोलते थे? ब्राउन बेस, ठीक है। ये बंदूक का नाम था। क्या नाम था? ब्राउन बेस बंदूक हुआ करती थी। इस बंदूक में क्या था कि भैया ये जो हमारी बंदूक है इस प्रकार की हुआ करती थी ना, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी चल रही, ठीक है। ये बंदूक है। अब इसको क्या किया जाता था कि इसको पहले यहाँ से खोला जाता था तो इनके पास बारूद की पूरी थैली होती थी। उस थैली में से इनने बारूद उसमें भरा, फिर वो ऐसे ऐसे पूरे डालो अंदर, ठीक है। फिर अंदर डालने के बाद उसको लॉक करो और फिर फोड़ो। अब कई बार क्या होता था कि बम कोई फोड़ रहा है तो वो बारूद साथ में लेके फिर रहे हो आप, और वो फट जाता था तो समस्या हो जाती थी। अच्छी थी नहीं बंदूक। अपग्रेड क्या किया गया कि यहाँ पे बंदूक यही है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं है। इनने बस वो जो बारूद की थैलियां हुआ करती थी उसकी जगह बना दिया आपने बारूद के कारतूस। क्या बना दिए? कारतूस। अब ये पूरा का पूरा कारतूस जो है ये पूरा रहेगा, इसमें पूरा बारूद भरा है। इसको क्या करना है आपको, ये जो है ये यहाँ से थोड़ा छीलना पड़ेगा, क्योंकि बारूद से वो डालना तो पड़ेगा ना बारूद। तो कारतूस को छीलोगे तभी तो वो बारूद गिरेगा, तो उसको छीलना पड़ेगा मुंह से काट के, और फिर उसको अंदर डालो, पैक करो, पट, कोई समस्या नहीं। ये समस्या खत्म हो गई ना एक प्रकार से। लेकिन दिक्कत यहीं से आई। अच्छा, ये जो अपग्रेडेशन फॉर्म है इस बंदूक का, इस बंदूक को कब लाना था? इस समय पे लाना, क्योंकि भैया क्रिसमस चल रहा है तो ये भैया हम नई बंदूकें चालू कर देंगे, है ना। तो दिसंबर 1856 की बात है। अब इसके बाद 1857 ही आने वाला है ना। तो भैया ये जो बंदूक है, नई बंदूक को बोला गया इनफील्ड राइफल। क्या बोला गया? इनफील्ड राइफल, ठीक है। सो ये इनफील्ड राइफल हो गई। अब यही इनफील्ड राइफल अपग्रेडेड थी। इसमें ये जो कारतूस था यही प्रमुख मुद्दा था, क्योंकि इस कारतूस में चर्बी होने का प्रमाण मिलता है। क्या मिलता है? चर्बी। अच्छा, समस्या क्या है कि भारतीय लोग हैं भैया तूल पकड़ लेते हैं हर चीज है। चर्बी का मतलब चर्बी होता है, चर्बी का मतलब होता है मांस। क्या होता है? मांस। सिंपल शब्द, सरल शब्दों में बात करी जाए तो मांस। अब मांस किसी का भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मांस मांस ही होता है ना। जब जो नहीं खाता तो उसके लिए कोई भी मांस खराब है, और जो खाता है तो उसके लिए कोई मांस का मतलब नहीं। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कर दिया गया इस चर्बी को दो नाम से। एक तो गाय की चर्बी है, दूसरी सुअर की चर्बी है। किसकी चर्बी है? सुअर की चर्बी। गाय जो है वो हिंदुओं के प्रतीक है, ठीक है, और जो सुअर है वो इस्लाम में खराब है। और सैनिक आपके कौन है? या तो हिंदू है या मुस्लिम है, इस्लाम।
तो भैया ये लोग जो है, इन्हें पता चला कि ये चर्बी में स्पेसिफाइड कर दिया कि गाय और सुअर की चर्बी है, तो ये लोग चटक जाते हैं। और भैया धर्म विरोधी भावनाओं के कारण कि भैया हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हो ये वो, तो सैनिक जो है वो भड़क जाते हैं। और यही प्रमुख कारण रहता है। अब उसमें कारण में शुरुआत जो है आपको बता देता हूं 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें, 1857 की क्रांति जो हम कर ही रहे हैं, सारी चीजों पे हमने डिस्कस कर लिया है। इसमें अगर हम दो चीजें लें, शुरुआत और अंत, ठीक है, और सैनिक गतिविधियों के हिसाब से बात करें तो शुरुआत मानी जाती है मंगल पांडे से, मंगल पांडे जी जो है ना, मंगल पांडे। और अंत माना जाता है तात्या टोपे से। क्या नाम है? तात्या टोपे, ठीक है। सो तात्या टोपे, मंगल पांडे की फांसी इससे स्टार्टिंग और तात्या टोपे की फांसी इससे एंडिंग। इनकी फांसी जो है वो हो गई 8 अप्रैल को। कब हुई? 1857 को। 2 साल बाद 1859 अप्रैल, बस 10 दिन थोड़ा सा आगे, यानी 18 अप्रैल, ठीक है। सो इनकी फांसी से खत्म। अगर हम इस मामले में देखें तो शुरुआत ऐसी होती है। दूसरा मामला की अगर हम बात करें तो देखो यार, ये तो सैनिक रूप से हम बात कर रहे हैं, यहां पे सैनिक के परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं। लेकिन राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें अगर हम, राजा महाराजाओं की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से, ठीक है। सो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सारे राजे महाराजे जो हैं वो परेशान तो थे बहुत सारे। अब वो लोग इकट्ठे होने की सोच रहे थे। उन्हें ये पता था कि अंग्रेजों से अगर हमने डायरेक्ट मुकाबला करा तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये लोग गुप्त रूप से सारी व्यवस्था कर रहे थे। इनकी इच्छा थी कि हम क्रांति करेंगे, ठीक है, और क्रांति होगी, बिल्कुल होगी। और क्रांति अपन करेंगे मई में। कब करेंगे? मई में करेंगे। पूरी प्लानिंग हो गई, सब कुछ हो गई। कैसे? ये गुप्त तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। 2 चिन्ह बनाए गए यहां पे, है ना। 2 चिन्ह थे इस क्रांति के। एक तो थी रोटी, दूसरा क्या था? कमल, ठीक है। गुलाब नहीं था, है ना, कमल ही था। तो रोटी क्या है कि भैया एक गांव से दूसरे गांव तक ये लोग, जो गांव में क्या है प्रमुख हुआ करते थे, गांव प्रमुख नहीं, गांव के देख रेख करने वाले जो होते थे सिपहिया टाइप के, वो एक रोटी बनाते थे लोग बाग, बड़ी रोटी। और उस रोटी को जो गांव का वो देख रेख करने वाला जो चौकीदार टाइप का व्यक्ति है, वो पूरी रोटी लेके जाता था और दूसरे गांव तक भागता था। दूसरे गांव में पहुंचे, उसके लोगों को वो रोटी दी, उनने थोड़ी सी रोटी तोड़ के खा ली और बाकी रोटी वापस ले आए। ये दिखा दिया कि भैया हमने रोटी दे दी, यहाँ से टूटा मिला है मतलब है। और वो लोग अब अगली रोटी बनाएंगे। उस गांव का व्यक्ति कहाँ? तीसरे गांव में जाएगा। तो ये रोटी चिन्ह हुआ कर रहा था, जिससे क्रांति का प्रतीक माना जाता है। और दूसरा था कमल का, है ना। कमल एक दूसरे को दिए जा रहे थे ताकि इससे प्रतीक बन जाए किसके? आपके ये चिन्ह के। ये लोग बिल्कुल गुप्त तरीके से, राजनीतिक रूप से गुप्त तरीके से क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्रांति की बातें कर रहे हैं। लेकिन गलती क्या हो जाती है कि भैया ये लोग मई में सोच रहे थे, ये प्लानिंग जो है इस तात्कालीन कारण के कारण, क्या है, तात्कालीन कारण के कारण क्या हो जाता है कि ये शुरू कब हो गई? आपने देखा ही कि 8 अप्रैल में ही चालू हो गई, तो पहले से ही चालू हो गई। और दूसरी चीज, वहां पे कुछ समस्याएं थी कि भाई उस समय नहीं उस प्रकार की व्यवस्थाएं हो पाई, वो हम जब हार गए तो हार के कारणों में डिस्कस करेंगे। समझ पा रहे हो चीजें? तो ये शुरुआत सैनिक कारणों से, दूसरी किस कारणों से? आपके यहाँ राजनीतिक परिपक्ष। सारी चीजें चलती चली जा रही बड़े अच्छे से। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखो भैया, मंगल पांडे साहब की तो बात कर ही ली। इनका जन्म जो है 1827 में होता है, 19 जुलाई के दिन। और भैया इनकी मृत्यु की हमने बात कर ही ली थी कि 8 अप्रैल 1857 को इनको बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्या होता है, उसकी कहानी भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। 1849 में ये सेना में शामिल होते हैं। 56 में जो है, जो कारतूस है यहाँ पे शुरू किया गया था। और फरवरी 1857 में चर्बी इस्तेमाल कर रहे थे, रोज फैल जाता है, इसके कारण 29 मार्च 1957 को ये शुरुआत कर देते हैं अंग्रेजों में फोड़ा फाड़ी चालू कर देते हैं। क्या होता है कहानी की अगर बात करी जाए तो ये महोदय जो है, इनको जब पता चलता है कि कारतूस कैसे हैं, चर्बी वाले हैं। अब चर्बी वाले कारतूस के कारण इनके एक मित्र हुआ करते थे जो अंग्रेज थे। उनसे पूछते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है क्या। अब अंग्रेज व्यक्ति जो है वो ऊपर अपने अफसर से पूछता है और वो मना कर देते कि नहीं भैया ऐसी कोई चर्बी अरबी टाइप की चीज़ नहीं है। तो भैया उनके कहने पर, जिन पे भरोसा करते थे, इनने वो कारतूस खोला और प्रैक्टिस चल रही थी। तो वो अब लोग बाग जो बाकी की सेना के लोग हैं वो गुस्सा हो जाते हैं कि यार इन्हें तो धर्म भ्रष्ट कर लिया, पांडे जी हैं, ये पंडित जी हैं और क्या,
इनने धर्म भ्रष्ट कर लिया तो लोग बाग इनसे दूर भागने लग जाते हैं। अब पंडित जी गुस्सा हो जाते हैं। बाद में जब इनको समझ में आता है कि यार सच में ये तो चर्बी की बात है, तो ये गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने धर्म भ्रष्ट करा दिया। और ऐसी कंडीशन में 29 मार्च के दिन ये अपनी ही बटालियन के जो सैनिक हैं, मतलब अंग्रेज सैनिक नहीं, अंग्रेज अधिकारी हैं, सैनिक थोड़ी होंगे, सो उनको क्या है ये मार देते हैं। और इनको मारने के बाद हत्या कर देते हैं तो भैया गोली से ही उड़ा देते हैं ना। और गोली से उड़ाने के बाद इनको पकड़ लिया जाता है। पकड़ लिया जाने के बाद इनको फांसी दी जानी होती है अगले जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर। तो भैया बैरकपुर जो है बंगाल में पड़ रहा था, सो भैया वहां पे जो वो फांसी देने वाला व्यक्ति होता है ना है ना, जल्लाद जिसको बोलते हैं, तो जल्लाद के पास पहुंचते हैं कि भैया इनको फांसी देना है। पता करते हैं किसको देना है, तो पता चलता है मंगल पांडे को देना। पांडे जी तो भैया ब्राह्मण व्यक्ति हैं और हिंदू धर्म में ब्राह्मण व्यक्ति को तो फांसी दी नहीं जा सकती। तो भैया जल्लाद मना कर देता। अब जल्लाद मना कर देता तो इनकी फांसी टल जाती है। अंग्रेज घबरा गए कि यार क्या किया जाए, तो वो जाते हैं ढाका। ढाका जाते हैं और ढाका में दूसरे जल्लाद से बात करते हैं कि डबल पैसा देंगे तुमको, बस पूछना नहीं कि फांसी देना किसको है। तो बस उसको लेके आया जाता है, मान जाता है और फिर 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी जाती है। फांसी दे दी जाने के कारण इनके साथ उस समय 29 मार्च को और भी कुछ सैनिक जो हैं इनके सपोर्ट में आ गए थे, जिनको पकड़ लिया गया था। कहां डाल दिया गया था, इनको जेल में डाल दिया था बाकी लोगों को। तो यार ये सैनिक लोग जो है इनकी फांसी के बाद बाकी के सैनिक और गुस्सा हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं, जो मिलकर सबसे पहले जो बचे हुए सैनिक थे उनको पकड़ते हैं, मतलब उनको निकालते हैं बाहर और अंग्रेजों को फोड़ना चालू कर देते हैं। और यहां से क्रांति की शुरुआत मान ली जाती है। ठीक है, यहां से शुरुआत ऑफिशियली हो गई। लेकिन आप अगर दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे राजनीतिक रूप से, तो वो मेरठ से ही स्टार्ट मानी जाती है क्रांति, जो 10 तारीख को हुई थी, 10 मई को हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब लॉर्ड कैनिंग ने क्या करा, ये बहुत सारी अलग अलग चीजें जो लाए थे, संशोधन जो लाए थे, सो और इन सारी चीजों को संशोधन को करना या ना करने की कोशिश करी अलग अलग प्रकार से। सो जो कारतूस था, विवादित कारतूस, उसको वापस ले लिया गया, लेकिन इसकी वजह से अशांति तो फैली जा चुकी थी। मार्च 1857 को नए राइफल का प्रयोग जो कर रहे थे उसके विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला बोल दिया। इसके कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई और इसके कारण लोग बाग रुष्ट हो जाते हैं। 9 मई 1857 को मेरठ में 85वें नंबर की जो भारतीय सैनिकों की टुकड़ी हुआ करती थी, उसने नए राइफलों के प्रयोग से मना कर दिया और इसके कारण 10-10 वर्ष की इनको सजा दे दी गई। कितने? 85 भारतीयों को इनने मना कर दिया। तो इसके गुस्से में क्या हुआ कि क्रांति का शुरुआत मान लिया जाता है। विद्रोह के केंद्रों की अगर हम बात करें तो अलग अलग केंद्र रहे हैं। पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक ये विद्रोह फैला हुआ था, जैसा हमने देखा था। और मुख्य केंद्रों में बात करें तो कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर, बिहार के आरा जिले की बात चल रही है, ये शामिल हुआ कर रहे थे। तो लखनऊ में बात करें तो अवध जो थे, अवध के राजा को जबरदस्ती क्या किया गया था, तो उनकी राजधानी हुआ कर रही थी लखनऊ अवध की, है ना। और पूर्व राजा जो थे उनकी बेगम में से एक बेगम थी जिनका नाम है बेगम हजरत महल। इन्होंने क्या है इस विद्रोह का नेतृत्व कर दिया। कानपुर के विद्रोह की बात करें तो यहाँ पे पेशवा बाजीराव द्वितीय जो हैं, इन्होंने कानपुर से यहाँ पे क्या किया, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने नेतृत्व कर लिया। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी की बात आपने कर ही ली है, इन पे तो हम डिस्कस करेंगे ही सारी चीजें। ठीक है, अच्छा ये भैया हैं, ये अंग्रेज जर्नल थे, इनका नाम है यूरोज। यूरोज को तो भैया पटक पटक के फोड़ा था, है ना। और देख के घबरा गए थे कि रानी लक्ष्मीबाई भैया क्या ही लड़ रही है। सो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोहियों में एकमात्र क्या थी, मर्द हुआ कर रही थी। महिला होने के बावजूद भी मर्द जैसी लड़ी है, वो फोड़ा है लोगों को, है ना। ये इनका कथन है और ये कई बार पूछ लिया जाता है। किसका कथन है? जनरल यूरोज का। झांसी की बात करें, 22 साल की रानी थी भैया, इनका नाम था लक्ष्मीबाई। इन्होंने नेतृत्व किया। क्यों किया? क्योंकि इनके पति की हो गई थी मृत्यु, और मृत्यु के बाद उनका जो बेटा था दत्तक पुत्र, उसको झांसी का उत्तराधिकारी बनना चाहिए था। लेकिन वो जो नियम था, कौन सा, व्यपगत का सिद्धांत, उसके तहत सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया अंग्रेजों ने, और बस क्या ही कर सकते हैं। ग्वालियर में झांसी की रानी ने ही विद्रोहियों का नेतृत्व करा। नाना साहब जो थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, उनने अपने सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर यहाँ पे क्या किया, ग्वालियर तक जीत लिया था और पूरा कब्जा कर लिया था। किसने? लक्ष्मीबाई।
ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ाई हुई, किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की। लेकिन अंग्रेजों ने उनसे जीत दर्ज करी फाइनली, और ग्वालियर पर अंग्रेजों ने वापस कब्जा कर लिया। उसी समय इनकी जून में मृत्यु हो जाती है। बिहार की बात करें तो यहाँ पे कुंवर सिंह जो हैं वो नेतृत्व कर रहे थे किसका? इस विद्रोह का, और जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से ये बिलोंग करते थे। दमन और विद्रोह की अगर बात करें तो दमन कैसे क्या हुआ? 1857 का विद्रोह 1 साल से ज्यादा चला। 1858 के बीच में इसको दबा दिया गया। मेरठ में विद्रोह भड़कने से 14 महीने बाद 8 जुलाई 1858 को कैनिंग द्वारा यहाँ पे शांति की घोषणा कर दी गई। ठीक है, अरे वाह, कहानी की शुरुआत तो हमने डिस्कस कर ही ली है कि भैया हुआ ये था कि मंगल पांडे साहब को विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो पांडे साहब के बाद सेना भड़क गई, और इसी क्रम में 9 मई को मेरठ छावनी के सैनिकों ने भी कारतूस के प्रयोग से मना कर दिया, जिसके कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया 85 लोगों को। बाकी के सैनिकों ने 10 तारीख को धावा बोला और उन 85 सैनिकों को छुड़ाया, अंग्रेज अधिकारी को मारा और पहुंच गए धीरे धीरे 11 तारीख को कहा? दिल्ली। दिल्ली में मुगल बादशाह जो थे वो थे बहादुर शाह जफर, आपने नाम सुना ही होगा, द्वितीय नंबर के थे, और भैया शेरो शायरी वाले व्यक्ति थे। ये किस्सा वो नहीं, तुम जिसको किस्सा खां से सुनो, मेरा फसाना ए गम, इसको मेरी जुबा से सुनो। और भैया इनको बोल दिया कि आप नेतृत्व करेंगे, हम आपको ही राजा मानते हैं, ब्रिटिशर्स को हटा दो, भगाओ यहाँ से। तो भैया पहले तो इनकी इच्छा थी नहीं, बुजुर्ग हो गए थे, अब क्या ही करेंगे। तो इनने कहा नहीं क्या है, लेकिन लोग माने नहीं, सेने के ने। उन्होंने कहा नहीं भैया आपको ही बनाना है राजा, आप तो चलो, तो मान जाते हैं। फिर इनके नेतृत्व में विद्रोह होता है, और भैया बस बाद में अंग्रेज इनको पकड़ लेते हैं, और इनको सामने ही जब पकड़ा जाता है इनको, तो इनके जितने भी पुत्र थे, बच्चे थे, उत्तराधिकारी, सामने ही इनका कत्ल कर दिया जाता है, और इनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। रंगून में इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में 7 नवंबर के दिन, और इसी के साथ मुगल सल्तनत जो है वो ऑफिशियली खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये कारण रहा यहाँ पे। विद्रोह के स्थान, भारतीय नेताओं की बात करें और किस अधिकारी ने इनको दबाया, इस पे बात करें तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर, इनके ही नेतृत्व में सारा काम हो रहा था। जॉन निकलसन जो थे, इन्होंने बाद में दबाया, इनको पकड़ लिया, बेटों की हत्या कर दी। लखनऊ से बेगम हजरत महल, जैसी हमने बात कर ली थी, हेनरी लॉरेंस ने इस विद्रोह को दबाया। हालांकि बेगम हजरत महल नेपाल भाग जाती हैं बचने के लिए, और बच जाती, कोई दिक्कत नहीं। कानपुर की बात करें तो कानपुर से नाना साहेब थे, है ना, और कैंपबेल ने इनको यहाँ पे दबा दिया था। अवध की क्रांतिकारी बेगम हजरत महल, ये देख पा रहे होंगे आप, है ना। सो इन्होंने यहाँ पे लखनऊ से नेतृत्व किया था। आय हाय हाय, ये अगर हम बात करें तो ये भैया नाना साहब हैं, ठीक है, पुराने समय के। ये आपके खान बहादुर खान साहब हैं, ठीक है। चलिए, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। लक्ष्मीबाई तो हमने देख लिया, तात्या टोपे की हम बात करेंगे, ठीक है। झांसी और ग्वालियर से ये विद्रोह कर रहे थे, ह्यूरोज ने इनको दबाया। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान, लास्ट फोटो हमने दिखाई थी आपको, है ना, कैंपबेल ने इनको विद्रोह को दबा दिया था। इलाहाबाद और बनारस से बात करें तो मौलवी लियाकत अली ने यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व किया था, और कर्नल ऑनसेल ने इनको दबाया था इस विद्रोह को। बिहार से कुंवर सिंह थे, है ना, विलियम टेलर ने इनको विद्रोह को दबा दिया था, है ना। तो मौलवी लियाकत अली 1817 से 1892 तक का इनका समयकाल है। इन्होंने भैया क्या किया था, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा, यह है हमारी मिल्कियत, हिंदुस्तान हमारा। ऐसा भैया इनने लोगों को जो जगाया है 1857 में, बहुत शानदार काम, ठीक है। तो भैया यहाँ पे ये मौलवी लियाकत अली, ये भैया कुंवर सिंह है, देख पा रहे होंगे आप, है ना। सो कुंवर सिंह ने बिहार से विद्रोह किया था। चले, इसके बाद तात्या टोपे, भैया ये वो व्यक्ति विशेष हैं जो सेनापति थे नाना साहब के, लेकिन इन्होंने बाकायदा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी सहयोग किया, सब कुछ किया, लास्ट तक वो बचे रहे। जब उनकी मृत्यु हुई लक्ष्मीबाई की, तो उन्होंने ही इनकी समाधि वगैरह सब करवाई थी। बाद में इनके मित्र के द्वारा विश्वासघात कर दिया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा इन्हें पकड़ लिया जाता है, ठीक है। सो इनके मित्र थे मान सिंह, क्या नाम है, मान सिंह। मान सिंह ने गद्दारी कर दी और इनको बता दिया कि ये शिवपुरी के आसपास जो है जंगलों में छुपे हुए हैं। अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया और शिवपुरी में ही इनको फांसी पर लटका दिया। तो फांसी की बात करें इनकी 18 अप्रैल
1859 में इनको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, 150 युद्ध लड़े थे अपने जीवन में, सारे जीते थे, तो बहुत ही महान व्यक्ति हुआ कर रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने दगा कर जाए तो फिर कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, यही चीज थी और इसी कारण से फाइनली क्या हुआ, हमारा विद्रोह जो है 1857 का असफल हो गया। सो असफल होने के क्या क्या कारण थे, इस पे भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीमित प्रभाव था विद्रोह का, काफी व्यापक, देश का एक बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित था, छोटा हिस्सा प्रभावित था, बड़ा हिस्सा अप्रभावित था। जैसे सिखों की बात कर लें तो सिख साम्राज्य को जब अभी अभी इन्होंने अपने अधीन किया था अंग्रेजों ने, तो वो घबराए हुए थे, उन्होंने सपोर्ट किया नहीं। गोरखा लोग जो हैं वो भी अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, दक्षिण भारत से भी कोई सपोर्ट मिला नहीं। ठीक है, और फिर बाकी जो उत्तर भारत के लोग थे उसमें भी अंग्रेजों के सपोर्टर ज़्यादा थे, जिन्होंने भैया ऐसी ऐसी हरकतें करी कि इस विद्रोह में सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। ठीक है, दोआब के क्षेत्र में ही यह सीमित था, जैसे सिंध हो गया, राजपुताना होगा, कश्मीर, पंजाब, ये अधिकांश भाग था। बड़ी रियासतें थी हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, राजपुताना, ये विद्रोह में शामिल ही नहीं हुए। ठीक है, दक्षिणी प्रांतों ने भी कोई इसमें सम्मिलित अपनी दर्ज नहीं की। ठीक है, उपस्थिति, यह प्रभावी नेतृत्व नहीं था। क्यों? क्योंकि भैया विद्रोहियों में कोई भी एक प्रमुख प्रभावी नेता नहीं था, अलग अलग नेता यहाँ पे विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे अलग अलग जगहों से, कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं था जिसके कारण सारी चीजें चल रही थी। सो कोई भी एक नेतृत्व यहाँ पे नहीं हो पाया, जो एक बहुत बड़ा कारण था। सीमित संसाधनों की बात करें तो संसाधन सीमित इसलिए थे क्योंकि भैया रेल, डाक, तार, परिवहन, संचार, ये किसके थे? अंग्रेजों के थे, हमारे पास तो थे ही नहीं। इसलिए विद्रोहियों के पास ना हथियार था, धन भी कम ही था एक प्रकार से। ठीक है, मध्य वर्ग के लोगों ने यहाँ पे भागीदारी करी नहीं, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त जो व्यक्ति थे मध्यम वर्गीय, वो अंग्रेजों के ही गुलाम बने रहे, उनकी नीतियों के हिसाब से काम कर रहे थे। बंगाल के अमीर व्यापारी हो गए, जमींदार, इन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी। तो भैया कुल मिला के ये सारे कारण हुए जिनके कारण हम भैया हार गए। और विद्रोह के क्या क्या परिणाम निकले, तो परिणाम में कंपनी के शासन का अंत कर दिया, ये एक अच्छा परिणाम था। हालांकि ये बस एक वो चॉकलेट लॉलीपॉप थमाने का काम था, सच बताएं तो। ठीक है, लेकिन 1857 का विद्रोह आधुनिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ठीक है, क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ, अब यहाँ क्राउन का शासन आ गया, है ना। अंग्रेजी राज जो है डायरेक्टली अब क्या है, यहाँ भारत का शासक बन बैठा, और ब्रिटिश राज ने भारत के शासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। गवर्नर जनरल जो है वायसराय बन गया। कौन बन गया? लॉर्ड कैनिंग ही थे, वही बन गए, इन्होंने इसकी घोषणा कर दी। और भैया भारतीय प्रशासन महारानी विक्टोरिया ने अपने अधिकारों में ले लिया। इसी के अलावा ब्रिटिश संसद में भी इसका प्रभाव बढ़ा। भारत का कार्यकाल देश के शासन और प्रशासन को संभालने के लिए ही यहाँ पे बनाया गया। कौन सा? भारत का कार्यालय, जो किसके अंदर था? ब्रिटिश संसद के अंदर था। इसका जो हेड था उसको भारत सचिव कहा जाता था। ठीक है, सो भारत सचिव का ये कार्यालय कहलाता था, जो सारी की सारी रिपोर्ट यहाँ पे पेश कर देता था। धार्मिक सहिष्णुता की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने जो वो कर रहे थे धर्म के लिए, जो इधर उधर इस्लाम मतलब ईसाइयत को बढ़ावा दे रहे थे, इस्लाम और हिंदू धर्म को थोड़ा सा कम आंक रहे थे, तो वो सारी चीज़ों को बंद करके धर्म और सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं का सम्मान करेंगे, कोई नई चीज़ें चेंज नहीं करेंगे। तो उसके बाद कोई नए चेंजेस आए नहीं। प्रशासनिक परिवर्तन में बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल के पद को वायसराय का पद बना दिया गया। शासकों के अधिकारों को मान्यता दे दी गई। ठीक है, इसके अलावा जो व्यपगत का सिद्धांत था उसे खत्म कर दिया गया, और जो दत्तक पुत्रों को नहीं रख रहे थे अब वो उनको सौंप दिया गया उनका राज। तो भैया सारी चीजें ठीक हो गई। सैन्य पुनर्गठन की बात करें तो अंग्रेज घबरा गए कि यार 87% सेना भारतीयों की है, अब नहीं रखेंगे, अब किसकी रखेंगे, उनकी कमी करेंगे। ठीक है, सो भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया, यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का यहाँ पे निर्णय ले लिया गया, लेकिन शस्त्रागार जो है वो ब्रिटिश शासन के हाथों में ही रहेगा, भारतीयों के हाथों में नहीं रहेगा। कल को फिर कर दें तो बंगाल की सेना के प्रभुत्व को समाप्त करके सारी चीजें कर दी गई। यहाँ पे निष्कर्षता की अगर हम बात करें कि भाई फाइनली हुआ क्या, तो चूंकि हम हार गए, हमारे पास एक प्रॉपर नेतृत्व तो था नहीं, लेकिन हाँ कुछ चीजों में फायदा हुआ, बाकी कुछ चीज अब आगे इसके बाद फायदा हुआ। तो 1857 का विद्रोह जो है ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना मानी जाती है। इसके कारण भारतीय समाज के कई वर्ग एक साथ हो गए, इकट्ठे हो गए, एकजुट हो गए, और विद्रोह जो हम चाह रहे थे वो लक्ष्य प्राप्त तो नहीं कर पाया, लेकिन इसने भारतीय राष्ट्रवाद के, याद रखिएगा अब राष्ट्रवाद आ गया है भारत में, सो भारत में राष्ट्रवाद के
बीजों को बो दिया है। भारत में पुनर्जागरण होगा, सारी चीजें होंगी, राष्ट्रवाद का विकास होगा और कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस के अलावा और भी चीजें बनेगी और धीरे धीरे हम आजादी की ओर बढ़ते चलेंगे। तो मुझे लगता है लगभग हमने आधा कवर कर लिया है, बस 90 सालों का इतिहास और बचा है आजादी तक। बाकी इतना सारा इतिहास हमने कवर कर लिया है बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। क्या डिस्कस करेंगे भाई, आगे देखेंगे। अभी पहले तो हम पुनर्जागरण की बात करेंगे, पुनर्जागरण के बाद फिर हम कांग्रेस बनाएंगे और आगे की चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।